हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्ट एंड स्मार्टर लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास के पहले चैप्टर मैथमेटिक्स का सेट के बारे में हम लोग देखेंगे कि सेट क्या होता है, इसका नोटेशन कैसे होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से सिम्बॉल्स का इस्तेमाल होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चंद सवाल हैं जो आप लोगों से पूछेंगे हम, और उसका जवाब आप लोगों को देना होगा। उसके बेसिस पे हम आगे सेट को डिफाइन करेंगे और आगे लेकर के क्लास को चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आपको सबसे पहला सवाल आपके सामने हम लिख रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ग्रहों के नाम। भारत के राज्यों के नाम। दूसरा, तीसरा, आपके दोस्तों के नाम। और चौथा, आपके गांव के बगल के गांव। यहाँ पे 4 सवाल हमने लिखे हैं। आपको इन चारों सवाल का जो जवाब है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, और इसके बिना पे जो है हम सेट थ्योरी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से सेट को डिफाइन किया जाता है और उसके अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है। तो सबसे पहला सवाल है ग्रहों के नाम। तो आप देखेंगे कि ग्रहों के नाम में सब किसी का जवाब जो है वो एक ही जैसा आएगा। हो सकता है कि वो ऑर्डर अलग अलग हो सकता है सब किसी के लिखने का। हो सकता है कि कोई जो अर्थ को पहले लिख ले, सैटर्न को पहले लिख ले, यूरेनस को कोई पहले लिख ले। तो सबका लिखने का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन नाम सबका एक ही जैसा आएगा। वहीं दूसरा, अगर भारत के राज्यों के नाम के बारे में अगर हम बात करें तो सब किसी का नाम भी, भारत के राज्यों का नाम अगर सही बता रहे, अगर कोई बताए तो सबका एक ही जैसा आएगा। वो लिखने का ऑर्डर इसका भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन वही जब आपके दोस्तों के नाम के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं कि आप अपने दोस्तों के नाम के बारे में बताइए, तो आप देखेंगे कि सबका अलग अलग होगा। इस चीज को अगर जांचना होगा तो आप अपने 5 दोस्तों से, आप अपने दोस्तों से हट के 5 लोगों से पूछेगा कि आप अपने 5 दोस्तों के नाम बताइएगा। तो आप जो भी 5 लोगों से आप पूछेंगे कि 5 लोग आप अपने अपने दोस्तों के नाम बताए, आप देखेंगे कि 5 लोग अलग अलग नाम बताएंगे। ठीक है, ये कहीं जरूरी नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे कि वो 5 लोग एक ही व्यक्ति के 5 जो नाम पूछा जा रहा है वो पांचों नाम सेम टू सेम बताया जाए 5 व्यक्ति के द्वारा। वो सबका अलग अलग हो सकता है। वहीं अगर आपके गांव के बगल के गांव के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे भी आप देखेंगे कि सब किसी का जो नाम होगा वो गांव के अगल बगल का नाम जो होगा सब किसी का अलग अलग होगा। जैसे जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे मान लीजिए हमारे गांव के अगल बगल में 5 गांव जो होंगे, ये जरूरी तो नहीं है कि आपके गांव के अगल बगल का वही नाम होगा जो मेरे गांव का नाम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां से आप देखेंगे कि कुछ ऐसा सवाल यहां पे है, कुछ ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता है जिसका जवाब आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, या फिर बतेरे आप जिससे भी पूछे उनके पास इन सवालों के जवाब सेम टू सेम होता है। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिन सवालों के जवाब, ठीक है, जिन सवालों के जवाब सबके पास, यानी कि मेरे पास भी वही, आपके पास भी वही, आपके दोस्त के पास भी वही, बतेरे पूरी दुनिया में किसी से भी आप पूछ लीजिए, सबका जवाब अगर एक ही आता है, अगर उस प्रकार का कलेक्शन अगर कोई आपके सामने बनता है, मतलब ये समझ लीजिए कि आपका वो बनने वाला संग्रह जो होगा वो सेट होगा। तो यहां से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। सेट बेसिकली उसको डिफाइन करें तो सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब क्या और वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या? सुपरिभाषित और निश्चित। सुपरिभाषित और निश्चित कहने का मतलब क्या कि वो हर एक पॉइंट पे जो भी कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो सेम टू सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं।
किसी भी हाल में नहीं बदलेगा। जैसे कि यहां पे मैंने कहा ग्रहों के नाम, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो भी आपके जान पहचान का हो या फिर आपके आजू बाजू में किसी से भी आप पूछिएगा, वो सभी ग्रहों के नाम रखेंगे तो वो सेम टू सेम ही रखेंगे, वो नहीं बदलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो हो जाएगा, इसका कलेक्शन जो बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी एक सेट होगा। वहीं दूसरे तरफ अगर राज्यों के नाम के बारे में बात करें तो आप किसी से भी पूछेंगे तो राज्यों का नाम वही बताएंगे जो आपके पास जवाब होगा। बतेरे अगर वो सही जवाब दें और आप भी सही जवाब दें तो सभी राज्यों के नाम जो होंगे वो क्या होंगे, वो भी एक कलेक्शन जो बनेगा वो भी एक सेट होगा। उसके अलावा अगर कहे कि सेट कौन सा नहीं होगा, तो जैसे आपके दोस्तों के नाम के बारे में, तो आप अपने आजू बाजू के जो 5 लोगों से आप पूछे थे तो आप देखेंगे कि सबका जवाब अलग अलग आ रहा था। मतलब क्या था, मतलब ये था कि ये कलेक्शन सबके लिए अलग अलग बनेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सेट कभी नहीं बनाएगा, ये सेट कभी नहीं बनाएगा। इस तरह का कलेक्शन कभी भी सेट को डिफाइन नहीं करता है। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए हमने कहा कि सुपरिभाषित, जैसे मैंने कह दिया कि भारत के नदियों के नाम या फिर भारत की नदियां, तो भारत की नदियों की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो तो निश्चित होगा ना, वो डिफाइंड होगा ना कि कहां पे होगा, किस जगह पे होगा, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसकी गहराई क्या है, वो कहां तक बहती है, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है, कितनी स्पीड से बहती है, ये सारी चीजें डिफाइंड तो होगी ना। सरकार ने डिफाइन तो किया होगा कि ये कहां स्थित है, कहां से कहां तक बहती है, सारी चीजें निश्चित है ना। लेकिन वहीं अगर हम कहें कि भारत के सुंदर लोग, क्या मतलब है इसका, कोई मतलब है, कोई कलेक्शन बनाएगा? जैसे आपसे पूछेंगे कि आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, तो जैसे आप सचिन तेंदुलकर का नाम ले लीजिएगा, रहाणे का नाम ले लीजिएगा, गौतम गंभीर का नाम ले लीजिएगा। हमसे पूछिएगा तो हम रोहित शर्मा का नाम ले लेंगे, इरफान पठान का नाम ले लेंगे, यूसुफ पठान का नाम ले लेंगे, डिकॉक का नाम ले लेंगे। तो ये मेरे लिए अलग हो गया, आपके लिए अलग हो गया, ठीक है। तो यहां से आपको ये बात पता चल गया कि सेट जब भी डिफाइन करेगा वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट वस्तुओं के कलेक्शन को कहा जाता है, ठीक है। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो वो सेट को डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि सेट को कैसे डिफाइन करना है और सेट क्या होता है। अब चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेट थ्योरी एक आसान सा चैप्टर है, इसके बारे में बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाना है कि सेट थ्योरी। हाँ, बतेरे बात है कि आपको इससे पहले कहीं देखने को नहीं मिला होगा, ना तो 10th क्लास में, ना इससे पहले भी आपको ये कहीं भी ये टॉपिक देखने को नहीं मिला होगा। ये डायरेक्टली एक नया टॉपिक है जो आपको डायरेक्टली यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि त्रिकोणमिति अगर आप एडवांस मैथ अगर पढ़े हो जो कि बहुत पहले होता था, तो उसमें आपको देखने को मिला हो, लेकिन इससे पहले आप नहीं देखेंगे। हो सकता है कि कुछ समय आपको मिला होगा, पढ़ लिए होंगे, तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नया टॉपिक सीधे 11th में ही आपको देखने को मिलता है। अब उसके बाद बात आता है कि सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे डिनोट किया जाता है। तो देखिए, सेट को कभी भी कैपिटल लेटर से आप ए से कर लीजिए, बी से कर लीजिए, सी से कर लीजिए, डी से कर लीजिए, ई से कर लीजिए, ईटीसी आपको जो भी मन करे, ठीक है, बशर्ते वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। जब भी सेट को डिनोट किया जाता है तो कैपिटल लेटर से ही किया जाता है। उसके अलावा सेट को सही तरीके से लिखने का होता है कि मंझला ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर ए बी सी डी ई या फिर इसके अलावा आप जो भी लिखना चाहें, कुछ भी आप इसके अंदर लिखें, ठीक है। ये जब भी इसके सदस्यों की बात होती है, इसके अंदर ये सारे चीज जो होते हैं ना, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर मेंबर्स भी बोलते हैं, या फिर इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, इसको ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके जीभ को सहूलियत लगे, आप उस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती है, इस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा सेट को कभी भी मंझला सेट जो भी होता है, जो सदस्यों को हमको रखने की जो जगह होती है, वो मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कभी भी आप स्मॉल ब्रैकेट से या फिर बिग ब्रैकेट के अंदर आप सेट के एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते हैं। ये तरीका सही नहीं है इसको लिखने का, बिल्कुल भी ये तरीका सही
नहीं है सेट को लिखने का। सेट को जब भी लिखना होगा उसको डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, उसके अंदर सदस्यों को जो हम डिनोट करेंगे वो स्मॉल लेटर से करेंगे और उसको मंझला ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी हमको उम्मीद है। चलिए इसके आगे आपको समझाते हैं, ठीक है। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं जिससे हम सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है आपको बताते हैं। एक चीज और समझ लीजिए इसके बीच में ही, तब फिर आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहां पे कोई सेट लिखा LETER, डबल टी होता है लेटर। ये कोई सेट है भाई, ठीक है, कोई सेट हमने लिख लिया। और फिर हम यहां पे लिखते हैं LETR। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये दोनों सेट बराबर है आपस में। बिल्कुल बराबर है। कैसे बराबर है? कभी भी सेट में, खास करके रोस्टर फॉर्म में, आगे हम आपको बताएंगे, रोस्टर फॉर्म में कभी भी सदस्यों का रिपीटेशन नहीं होता है, नहीं लिखा जाता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर लिखा हुआ है कि LETTER, यहां पे देखेंगे कि 2 बार आपका टी आया है और 2 बार ही ई आया है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसका कोई मायने ही नहीं होता, वो मायने नहीं रखता है रिपीटेशन। इसीलिए कभी भी रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। आगे मैं बताऊंगा, अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो वो LETER लिखा जाएगा, क्यों? उसमें रिपीटेशन एलिमेंट्स जो होता है, यानी जो सदस्य होते हैं, उसका रिपीटेशन का कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि इसको और इसको एक जैसा लिखा जा सकता है। दूसरी चीज देखिए, यानी कि रिपीटेशन मैटर नहीं करता है। उसके अलावा क्या है इसके अंदर? जैसे कोई सेट हमने लिख दिया, जैसे कोई सेट ए है, हमने इसके अंदर लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इसी से अब हम कुछ इसको दूसरे ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे 5 4 3 2 1। उसके बाद से हम फिर अलग लिखते हैं इसको 2 4 3 2 1, ठीक है। इसके अंदर फिर 5 भी रखते हैं क्योंकि 5 है। ये तीनों सेट जो है ना, ये तीनों सेट आपस में बराबर है। ये तीनों सेट आपस में बराबर है। ये सेट की एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हमको यह पता चलता है कि सेट को, यानी कि सेट के अंदर लिखे हुए सदस्यों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। जैसे आप यहां पे देखेंगे कि 1 2 3 4 5 को हमने क्या लिखा, 5 4 3 2 1, यानी कि हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। इस किसी सदस्य को किसी भी जगह पे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेट आपस में बराबर होगा। आपने कोई नया सेट नहीं लिखा है। ये जो आपने लिखा है, ये तीन जो हमने, ये दो अलग अलग जो लिखे हैं हमने, ये दोनों कोई अलग अलग सेट, हमने कोई नया सेट नहीं बनाया है ना। ये सेट तीनों क्या है, आपस में बराबर है। समझ रहे बात को? ये तीनों सेट आपस में बराबर है। तो सेट में सदस्यों को लिखने का जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, वो मैटर नहीं करता है। आप कहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है। सेट में रिपीटेशन का, एलिमेंट्स के रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। और सेट में ऑर्डर का भी कोई मतलब नहीं होता। आप किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। अब चलिए रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो होता है, यानी कि सेट को लिखने का, जो इधर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हम और इधर लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दिख रहा है? देखिए इसको बेसिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में दो ही दिया है, लेकिन एक और होता है, वो भी हम आपको बता देंगे। अभी फिलहाल दो के बारे में चर्चा करते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो जाए। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी बताते हैं आपको, ठीक है। यही बेसिकली दो, एक पहला हो गया, एक दूसरा हो गया। जो एनसीईआरटी से बाहर है उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कहा जाता है, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कहा जाता है, उसको आगे हम बता रहे हैं। फिलहाल इस दो के बारे में देखिए। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म क्यों कहा जाता है ये भी बताते हैं, और आपको सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म क्यों कहा जाता है ये भी बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आराम से देखिए, घबराइएगा, समझने में तकलीफ होगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब हम लोगों का ट्यूनिंग एक साथ जब बैठ जाएगा ना तो आसानी से चीज़ें समझ में आने लगी, आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे, आसानी से चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को देखिए कैसे लिखा जाता है। जैसे मैंने कोई सेट लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से अगर कोई सेट आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए, क्या दिख जाए, इस तरह से कोई सेट अगर लिखा हुआ दिख जाए, यानी कि मंझले ब्रैकेट के अंदर कोई लिखा हुआ सेट डायरेक्टली बिना किसी शब्दों के इस्तेमाल का, डायरेक्टली अगर ऐसे कुछ दिख जाए, बिना किसी लैंग्वेज का अगर आपको इस तरह से दिख जाए, तो आप समझ लेना कि क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है। ये रोस्टर फॉर्म इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे कि टेबल के फॉर्म में लिखा होता है। अच्छा, कभी आप लोग एक्सेल खोल के देखे, कंप्यूटर में होता है ना माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, आप उसको खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से खाका बना होता है, उसके अंदर नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। इस पूरे सीट को क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, है ना। हालांकि इसको हम लोग रो बोलते हैं और इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि ये भी एक टेबल के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, है ना। इसको इसलिए हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी फॉर्म क्यों कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म को, इसको समझिए। देखिए प्रॉपर्टी फॉर्म इसलिए कहा जाता है कि वो किसी भी सेट को, जो सेट आपके सामने दिया गया होगा, ठीक है, उसको क्या करता है, वो पूरे खोल के बताता है उसके बारे में। क्या करता है, पूरा खोल देता है एकदम से कि वो किस तरह का सेट है, किस चीज से बिलोंग करता है, कहां तक जाता है, उसका गुण क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड रहती है ना। तो इसलिए इसको प्रॉपर्टी फॉर्म कहा जाता है। देखिए प्रॉपर्टी फॉर्म होता क्या है, हम एक सेट लिख रहे हैं, सेट ए। इसी सेट को हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अच्छा एक चीज और समझिए, जब भी किसी भी रोस्टर फॉर्म को जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करते हैं कि जो सदस्य उस सेट के अंदर दिए गए हैं उनके लिए हम एक कोच सेलेक्ट करते हैं। कोच कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई टीम होता है ना, तो वो खुद तो उस टीम के अंदर खेलने में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन उस टीम को गाइड करता है ना, उस टीम को रिप्रेजेंट करता है ना, बताता है ना। कि अगर कोई उससे पूछे कि भाई इस टीम के बारे में बताओ, तो कोच तो बेहतर बता पाएगा ना, क्योंकि उसके बारे में सब कुछ पता होता है, वो ट्रेन कर रहा होता है उन सारे प्लेयर्स को, है ना। तो वो बताएगा, तो हम इसके लिए कि कोच नियुक्त करते हैं। ये किताबी ज्ञान नहीं है कि कोच नियुक्त करना है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो देखिए हम इसके लिए कि कोच नियुक्त करेंगे, और कोच क्या होगा, एक्स होगा। अब एक्स इस प्रकार से है, एक्स क्या है, इस प्रकार से है कि एक्स जो है, ठीक है, एक्स जो क्या है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। जी हाँ भाई साहब, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है।
x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म को अभी पूरी तरह से बता पाया कि हाँ ये प्रॉपर्टी फॉर्म में बता पाया कि भाई इसका प्रॉपर्टी पूरा सेट हो गया, इस सेट को ये डिफाइन कर पाएगा कभी? आप जरा देखना, तो आप देखेंगे कि ये तो कभी डिफाइन नहीं कर पाएगा। अभी ये अधूरा है, पूरी तरह से अभी हुआ नहीं है, इसके अंदर अभी और भी चीजें भरना बाकी है। क्या भरना बाकी है? देखिए, ये तो बात सही है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है। हाँ भाई, x जो है वो नेचुरल नंबर है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5, हाँ भाई नेचुरल नंबर है x को अगर जैसे मान लीजिए 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी है, 3 4 5 कहीं तक चले जाइए, नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सेट 5 तक ही है। आप देखेंगे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है वो कंडीशन में है कि वो 5 तक ही है, 5 से ज्यादा तक नहीं गया है। लेकिन क्या ये यहाँ पे बता पा रहा है कि ये सेट बिल्डर जो फॉर्म जो हमने रोस्टर फॉर्म को बनाया है वो इसी सेट के लिए बनाया है, इसी सेट के लिए हमने लिखा है? नहीं, डिफाइन नहीं करता। ये बोल तो रहा है कि x इस प्रकार से कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। x के बाद जैसे नेचुरल नंबर तो 5 के बाद 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है, 9 भी, 10 भी, 11 12 13, ये अब जहां तक चले जाइए आता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे दिया है ना कि सेट 5 तक ही है। तब हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। अब देखिए, पूरी तरह से इसको संतुष्ट करेगा। अब हम बताते हैं कैसे। देखिए, हमने कहा कि x इस प्रकार से है। यहां पे देखिएगा ये सिंबल हम आगे बता देते हैं आप लोगों को। ये सिंबल दो जो बिंदु ऐसे दिया गया है, ठीक है, इसको सच दैट कहा जाता है। या फिर एगो डंडी ऐसे दे देगा, इसको भी सच दैट कहा जाता है। ठीक है, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम आपको समझाते हैं कि प्रॉपर्टी फॉर्म में अब ये बढ़िया तरह से ये रोस्टर फॉर्म को पूरी तरह से डिफाइन करता है कि नहीं करता है। आप समझिए इस चीज को। अगर हम 1 को x के जगह रखेंगे तो क्या पता चलेगा? x की जगह रखेंगे तो 1 बिलोंग्स टू n, यानी कि एक नेचुरल नंबर है। सही बात है, x जो है वो नेचुरल नंबर है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है, एकदम सटीक जा रहा है। उसके अलावा x जो है वो लेस देन 5 और इक्वल टू 5। अच्छा, लेस देन 5, 5 से कम है ना x, 1 5 से कम है ना, यानी कि ये भी संतुष्ट कर रहा है कि भाई एक नेचुरल नंबर भी है और 5 से क्या है, छोटा भी है। अब फिर 2 को रखेंगे यहाँ पे x के जगह पे, तो x के जगह पे जब 2 रखेंगे तो 2 क्या करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और कहां होगा x? क्या हो, ये 2 क्या होगा? 5 से छोटा होगा। बिल्कुल 5 से छोटा है भाई, 2 संतुष्ट कर रहा है। इसी तरह से हम सबको जब रख के देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई हाँ बिल्कुल सही है, ये 5 तक ही है। और ये 5 क्या है? जैसे 5 को अगर मान लीजिए हम x के जगह पे रखते हैं तो 5 के जगह पे जब x के जगह पे जब हम 5 रखेंगे तो 5 क्या है? नेचुरल नंबर है। ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने 5 रखा तो ये नेचुरल नंबर है ना, ये 5 नेचुरल नंबर है। और 5 क्या है? यहाँ पे डिफाइन भी कर रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे x के जगह पे हमने 5 रख लिया तो ये क्या है? अच्छा, ये 5 से छोटा की बात भी है और बराबर की बात भी है। तो छोटा तो है नहीं लेकिन बराबर है। इसलिए अब हम पूरे तरह से आश्वस्त हो करके कह सकते हैं कि हमने जो रोस्टर फॉर्म यहाँ पे लिखा था उसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म जो है पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा है कि भाई हाँ, ये जो सेट लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म यानी प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। कहीं से कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम कमेंट को देखेंगे और कल उसको फिर से आगे लेकर के समझाएंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर से समझ में आएगा। देखिए, चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से समझिएगा, बिल्कुल भी दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना है, हवा नहीं बनाना है, ठीक है, आराम से एकदम से समझिए, थोड़ा सा एकदम पेशेंस रख के, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले हम रोस्टर फॉर्म में कुछ लिखते हैं, आप देखिएगा। ये हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, और इसको क्या करना है? प्रॉपर्टी फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में। नहीं दिख रहा होगा लेकिन समझ लीजिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, थोड़ा चमक रहा है ना। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए हम एग्जांपल लिखते हैं।
एग्जाम्पल हम लिखते हैं। जैसे कोई सेट हम लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है, 16 और 32। ये मंझोला ब्रैकेट है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इसलिए ऐसी बात है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लिया। किस फॉर्म में है ये भाई, ये रोस्टर फॉर्म में है। आप इसको समझिएगा, ये रोस्टर फॉर्म में। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से अगर कोई भी सेट आपको दिखे तो आप समझ लीजिए कि वो रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको इसको बदलना किस में है, तो हमको इसको बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमको इसको लिखना है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी सदस्यों के लिए कोच नियुक्त करेंगे। जैसे खिलाड़ियों के साथ होता है, जैसे मैच में होता है, क्रिकेट प्लेयर के साथ होता है कि उसके लिए एक कोच रखा जाता है, तो उसी तरह से हम एक कोच नियुक्त करेंगे। और कोच क्या होगा भाई, हम अपने हिसाब से एक्स रख सकते हैं, आप कुछ भी रख लें, आप अपने मर्जी के हिसाब से, ठीक है, रख लिया। अब एक्स जो है इस प्रकार से है, ठीक है, एक्स जो है इस प्रकार से है। अच्छा चीज आप देखिए, ये क्या हो रहा है, यहां पे पहले हम इसको अध्ययन करते हैं कि इसमें दिखा क्या रहा है, कि इस सेट में हमको दिखता क्या है। आप ऐसे ही लिखने चलिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, अच्छे से नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। आप यहां से एक चीज देखेंगे, है ना, कि x इस प्रकार है कि 2 का पावर n है। x क्या है, अरे 2, 4, नहीं क्वेश्चन ही गड़बड़ लिख लिया क्या, नहीं ठीक है, x बराबर 2 का पावर n है, ठीक है। ठीक है, तो हम यहां से पहले इस जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ सेट है हम उसको एक बार अध्ययन करेंगे, ठीक है, हम उसको एक बार देखेंगे कि क्या है। तो आप यहां पे देखेंगे कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। यानी कि ये जैसे मान लीजिए 2 का पावर 1 रखेंगे तो 2, फिर 2 का पावर 2 रखेंगे 4, फिर 2 का पावर 3 रखेंगे 8, 2 का पावर 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 32। इसी तरह से बढ़ रहा है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा एस एक्स इज इक्वल टू 2n, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू n हम इसको कह रहे हैं, पावर को हम कह रहे हैं n, ठीक है। और ये n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और उसके अलावा x ये n जो है, ठीक है, n जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 है। अब देखिए अब चीज को कैसे संतुष्ट करता है। अब ये सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं इसके बारे में अब हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर n के जगह पे, जैसे मान लीजिए x के जगह पे अगर हम 2 रख दें, ठीक है, x के जगह पे 2 रखें और n के जगह पे ये x जो है ना ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। अच्छा जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 4। तो यहां पे इस x के जगह पे अगर हम 2 लिखें, यानी कि इस x के जगह पे अगर हम 2 लिखते हैं, ठीक है, 2 लिखते हैं, तो इसी 2 को 2 का कितना पावर रखेंगे, n क्या कह रहा है, ये 2 का पावर कितना है 1 है, तो 2 का पावर 1 लिखेंगे तो 2 आएगा। ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है ना, यानी कि पहला मेंबर को संतुष्ट कर रहा है कि भाई इसमें जो है जो कंडीशन लगाया गया है
कि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और n लेस देन 5 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि n की जो वैल्यू है यानी कि n की जो वैल्यू पावर जो n है 2 का पावर n वो 1 रखे हैं। एक क्या है 5 से छोटा भी है और नेचुरल नंबर भी है, यानी कि ये इस चीज को संतुष्ट कर रहा है। उसके अलावा देखिए अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 4 रखते हैं, 4 रखते हैं, ठीक है, x के जगह पे अगर हम 4 रखते हैं, जैसे x के जगह पे हम 4 रखें तो 2 का पावर कितना बराबर 4 होता है, तो 2 का पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपस में बराबर है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखिए, अब ये 4 क्या है, 4 5 से छोटा है ना और नेचुरल नंबर भी है। कंडीशन लगाया है ना कि n जो है ये स्मॉल n जो है वो कैपिटल n से बिलोंग, कैपिटल n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को दर्शाता है। n कहीं भी आपको मिल जाए सेट थ्योरी में कहीं भी, तो आप n का मतलब समझ लीजिएगा कि नेचुरल नंबर की चर्चा कर रहा है। w मिल जाए तो होल नंबर और भी होता है, आगे हम कल आपको बता देंगे, उसका पूरा एक लिस्ट आपको बता देंगे, उसमें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 के बराबर है, नेचुरल नंबर भी है और 5 से छोटा भी है, मतलब ये भी संतुष्ट कर रहा है, ये भी एलिमेंट इसके साथ है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये भी इसको संतुष्ट कर रहा है। अच्छा अब बात आता है कि 32 के बारे में, ठीक है। अगर x के जगह पे 32 रखें तो 2 का पावर कितना रखेंगे कि 32 हो जाएगा, तो चलिए करके देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का पावर अगर हम 5 रखें तो ये 32 आ जाएगा ना, 32 आ जाएगा, बिल्कुल 32 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ जो n की वैल्यू आपके सामने है, ठीक है, ये जो n की वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि n के जगह पे हमने 5 रखा है और ये क्या है, ये 5 नेचुरल नंबर भी है और क्या है, जहां पे कहा गया है कि n लेस देन इक्वल टू 5 है, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन बराबर है ना, बराबर तो है। तो यहां से क्या पता चलता है कि ये भी एलिमेंट जो है वो इसको संतुष्ट करता है सेट बिल्डर फॉर्म में, वो भी है, यानी कि ये भी ठीक है। यानी कि हमने जो कंसीडर किया था कि x इस प्रकार से है कि x बराबर 2 का पावर n, यानी कि 2 के पावर n को लिखा गया है 2 के पावर n, यानी कि n के जगह पे जितने भी नेचुरल नंबर हम रखेंगे, कहां तक रखेंगे 5। अच्छा ठीक है, एक चीज और समझिए, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अलग आ जाता है, तो अलग वाले के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लिखे कि n लेस देन 6 भी अगर लिख दें, तभी भी अगर इसको ना लिख करके इतना अगर हम नहीं लिखें, इतना ही लिख दें n लेस देन 6, तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 6 से छोटा बराबर की तो बात नहीं कर रहा है, 6 से छोटा की बात है, तो 6 से छोटा कितना होता है, 5 4 3 2 1 होता है ना, तो ये सारा चीज इसके अंदर नहीं आ जाएगा। तब अब देखिए, अब अच्छे से समझिए इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे घुसाए हैं। x को इस प्रकार रखा गया है, ठीक है, x को इस प्रकार रखा गया कि x बराबर 2n है, यानी कि 2 के पावर n है, और n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि आपका जो है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से बिलोंग करता है, और n क्या है 5 के बराबर है या फिर 5 से छोटा है। अगर ये नहीं लिखना है इतना तो आप ये लेस देन 6 भी लिख सकते हैं, n लेस देन 6, इससे भी आपका काम चल जाएगा, वो भी गलत नहीं है, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, आप वो भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये चीज आपको क्लियर हो गया कि कैसे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म क्यों कहा जाता है, टेबुलर, ये आपका रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म क्यों कहा जाता है, ये भी हमने बता दिया। तो ये सारी चीजें यहां से आपकी क्लियर हो जाती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, उसके अलावा उसका डिफिनेशन वगैरह भी देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स भी सेट करेंगे और एग्जाम्पल से लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो एक बार और देख लीजिएगा, नहीं आए तो फिर एक बार और देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप वहां पे जा करके कमेंट कर सकते हैं। अगले रोज उस कमेंट को हम देखेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफ़ा आए होंगे या फिर पहली दफ़ा हमसे मुखातिब हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए विदा, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्ट एंड स्मार्टर लर्निंग। धन्यवाद।